पाकिस्तान ने अपने सेना में शामिल किया है टीपू सुल्तान को। जानेंगे कौन है ये और क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पाकिस्तान की सोच भी पता चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आर्थिक तौर पर चीज़ों को बड़ी तेजी से संभाल लिया है और आर्थिक सुपर पावर की दिशा में बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान ने अपनी एक नौसेना के जहाज का नाम PNS टीपू सुल्तान रखा हुआ है। इससे भारत में कई लोगों को हैरानी होती है। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मैसूर का शासक थे। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तानी नेवी के उनका नाम का इस्तेमाल क्यों किया, इस पर इतिहासकार विक्रम संपत का कहना है कि इस्लामाबाद ऐसे कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। यह उनके इतिहास को देखने के नजरिए को जाहिर करता है। साथ ही आजादी से पहले पूरे भारत से खुद को जोड़ने की कोशिश भी है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक संपत ने 1965 के भारत पाक युद्ध के एक वाक्य को बताते हुए कहा कि पाक फौज ने उस समय ऑपरेशन सोमनाथ चलाया था। यह नाम गजनी के सोमनाथ मंदिर पर हमले की याद दिलाता है। ऐसे नामों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान खुद को मध्यकालीन इतिहास से जोड़ता है। इसी कड़ी में उन्होंने टीपू सुल्तान का नाम अपनाया है। पाकिस्तान की नौसेना के कई जहाजों का नाम मुगल शासकों के नाम पर है। इसमें बाबर, जहांगीर, शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक का भी नाम है। विक्रम संपत कहते हैं कि पाकिस्तान का मुगल शासकों के नाम रखना समझा जा सकता है, क्योंकि आज का पाकिस्तान भी उस शासन का हिस्सा था, लेकिन टीपू सुल्तान तो दक्षिण भारत के शासक थे। दरअसल टीपू के नाम पर पाकिस्तानी जहाज का नाम रखने में टीपू सुल्तान की विरासत का मतलब छुपा हुआ है। टीपू सुल्तान को काफी लोग एक विजेता के रूप में याद करते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से मजबूती से लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान भी उन्हें विदेशी ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़ने का प्रतीक मानता है। पाकिस्तान ने मुगल बादशाहों और टीपू सुल्तान के नाम पर जहाजों का नामकरण करके अपने इतिहास को एक खास तरीके से पेश करने की कोशिश की। ये मुगलों को अपनी विरासत का हिस्सा दिखाने की कोशिश है, तो टीपू सुल्तान को विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाला नायक के रूप में पेश करना है। यह नामकरण रणनीति पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद करती है। PNS टीपू सुल्तान जहाज पाकिस्तान की नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। यह जहाज उनकी समुद्री सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। PNS टीपू सुल्तान एक तारिक क्लास डिस्ट्रॉयर है। यह जहाज पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी का HMS एवेंजर था। पाकिस्तान ने इसे खरीद कर इसका नाम टीपू सुल्तान रख दिया। अब इसे एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर माना जाता है। इसके हथियार और तकनीक को भी अपग्रेड किया गया है। टीपू सुल्तान की बात करें तो वो 1782 से 1799 तक मैसूर के राजा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयों से अपनी पहचान बनाई। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में उनकी मौत हो गई और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। माना जाता है कि वो एक ऐसे शासक थे जिनका राज्य हासिल करने में अंग्रेजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ताकत को भी बढ़ा रहा है। ये भी एक बड़ा सच है जो इस वक्त चल रहा है। जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दो अच्छी खबर आई है। खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटी है, यानी कि खाने पीने के चीजों के दाम कम होने से ये घटकर 5.48% पर आ गई है। अक्टूबर में ये 6.21% के स्तर पर थी। वहीं औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में भी इजाफा हुआ है। भारत का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अक्टूबर 2024 में बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार IIP में 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये 3 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। सितंबर के 3.1% से ये अधिक है। खुदरा महंगाई दर नवंबर में घटकर 5.48% रह गई है। अक्टूबर में ये 6.21% के स्तर पर। इसकी मुख्य वजह खाद्य पदार्थों, खासकर सब्जियों की कीमतों में नरमी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर घटकर 9% रह गई। अक्टूबर में ये 10% और नवंबर में 2023 में 8.70% थी। NSO ने कहा कि नवंबर 2024 में सब्जियां, दालों, चीनी, मिठाई, फलों, अंडे, दूध, मसालों, परिवहन, संचार और व्यक्तिगत देखभाल संबंधी
प्रोडक्ट की महंगाई दर में बड़ी गिरावट आई है। CPI आधारित कुल महंगाई दर जुलाई अगस्त के दौरान औसतन 3.6% से बढ़कर सितंबर में 5.5%, अक्टूबर 2024 में 6.2% हो गई। ये सितंबर 2023 के बाद से सबसे अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए महंगाई अनुमान को पिछले सप्ताह 4.5% से बढ़ाकर 4.8% कर दिया। साथ ही केंद्रीय बैंक ने खाद्य कीमतों पर दबाव से दिसंबर तिमाही में कुल महंगाई के ऊंचे स्तर पर बने रहने की आशंका भी जाहिर की थी। वहीं भारत का औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर 2024 में 3.5% था। ये सितंबर के 3.1% से ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन में 4.1%, बिजली उत्पादन में 2%, खनन गतिविधि में 0.9% की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल अक्टूबर की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 4% की ग्रोथ हुई है। पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में औद्योगिक उत्पादन 7% बढ़ा था। IIP ने ये आंकड़े 3 महीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ को दिखाते हैं। इस वृद्धि के पीछे विनिर्माण, बिजली और खनन क्षेत्रों का हाथ है। पिछले साल की तुलना में इन क्षेत्रों में 10.6%, 20.4% और 13.1% की बढ़ोतरी हुई है। भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस चीज को लेकर कहा जा रहा है कि भारत तेजी से आगे बढ़ेगा इसी सारी चीज़ों से। वैसे भारत औद्योगिक क्षेत्र पर और भी कई चीज़ें कर रहा है, पर ये बात मानी गई थी कि ये जो है ये टेम्प्रोरी है और इसमें बढ़त आएगी। आखिरकार वो चीज़ें आती हुई भी दिख रही हैं। खैर, अब एक तरफ अच्छी खबर है तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी बुरी खबर भी है। बाजार खुलते ही 6.5 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक गिर गया और सरकारी बैंकों का बुरा हाल हो गया है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा गिरावट आई। अमेरिका डॉलर में मजबूती और टॉप कंज्यूमर चीन के उपायों को लेकर अस्पष्टता के कारण मेटल शेयरों में काफी तेजी रही। नवंबर के महंगाई आंकड़ों ने भी बाजार की धारणा को प्रभावित किया। सुबह 11 बजे सेंसेक्स 1147 अंक यानी कि 1.41% गिरावट के साथ 80,142 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 337 अंक यानी कि 1.37 की गिरावट के साथ 24,211 अंक तक लुढ़क गया। इस गिरावट से BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 6.5 लाख करोड़ से गिरकर 51.65 लाख करोड़ के रह गया है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी 5% की गिरावट आई है। निवेशकों की नज़र चीन के पैकेज की तरफ है। चीन की इकोनॉमी पटरी पर लौटती है तो इससे दुनिया भर में मेटल की डिमांड में तेजी देखने को मिलेगी। इस बीच इंटरेस्ट रेट से जुड़े सेक्टरों में भारी गिरावट है। निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक, रियल्टी में 1.5% से 2.7% तक की गिरावट आई है। शेयर बाजार में उथल पुथल ही था बताने वाले इंडिया 6X 9.9% चढ़कर 14.5% हो गया है। किन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है? सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, JSW स्टील, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। दूसरी ओर भारतीय एयरटेल, नेस्ले, अदानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। वैसे जिस तरीके से चीजें एक तरफ अच्छी हो रही है तो दूसरी तरफ थोड़ा डाउन भी हो रही है, पर बैलेंस बनाकर भारत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।